Hello and welcome to another new episode of Vishal Classes. मैं विशाल sir and today we are going to continue 7th chapter part 2. I am doing 11th standard economics 7th chapter part 2. इसके पहले part 1 में हमने बेरोजगारी के बारे में डिस्कस किया. We have discussed about unemployment. In this chapter we are going to do the second part and the topic we are going to do today is cause of unemployment. Unemployment का real cause क्या है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों को बेरोजगारी क्यों हो रही है. सबसे पहला रीज़न है जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ में हमें बताया जा रहा है सिंस इंडिपेंडेंस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ बीन कंसिडरेबली लेस देन द रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडिपेंडेंस के बाद से एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में इंडिया बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा है. इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है बट इकोनॉमिक ग्रोथ भी इतना स्लो है कि वो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला पा रहा है. Moreover, the rate of economic growth has not been adequate enough to absorb the increasing labor force. As a result, there is widespread unemployment. हमारे देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का बनाया गया है कि वो इतना स्लो डेवलप हो रहा है, इतने कम स्पीड से जा रहा है कि अभी भी लोगों को प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है. दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है. सेकेंड रीज़न इंक्रीज इन लेबर फोर्स. बहुत ज़्यादा लेबर जो है हमारी इंडिया में अवेलेबल है जिसके वजह से हर लेबर को जॉब नहीं मिल रहा है. तो ये लेबर के बढ़ने का रीज़न क्या है? डेथ रेट हैज़ रैपिडली डिक्लाइंड विदाउट अ करस्पॉन्डिंग फॉल इन बर्थ रेट. देयरफॉर द कंट्री हैज़ रजिस्टर्ड एन अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलेशन ग्रोथ. डेथ रेट जो है, लोगों की मरने की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है. अब बहुत लोग कम मरते हैं बट वहीं पे बर्थ रेट जो है वो गिरा नहीं है. लोग पैदा होते जा रहे हैं तो पैदा होने का रेट बहुत ज़्यादा है बट डेथ रेट कम है जिसकी वजह से हमारे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं बट उनके हिसाब से जॉब अभी तक उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. इसके लिए ज़्यादातर लेबर हमेशा अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. This was naturally followed by an equal large expansion in labor force. and इसी वजह से लेबर को जॉब नहीं मिलती है तो अगर कोई कम सैलरी पे उनसे जॉब कराए, कम पेमेंट में जॉब कराए तो भी वो जॉब करने में रेडी हो जाते हैं. Then we have third reason excessive use of machinery. मशीन्स के आ जाने के बाद जिस जगह पर 10 वर्कर की ज़रूरत पड़ती थी आज उस जगह पे एक मशीन लगाने से सिर्फ एक ही वर्कर के साथ काम किया जा सकता है, बाकी 9 वर्कर का काम वो मशीन कंप्लीट कर देता है. जितना ज़्यादा इंडिया डिजिटल बनता जा रहा है, जितना ज़्यादा इंडिया मशीन्स लाता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है, उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है. सो इन इंडिया मैन पावर इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी. इंडिया में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है. अंडर दिस सर्कमस्टांसेस द कंट्री वुड हैव लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. हाउएवर, not only in industries but also in agriculture, producers are increasingly substituting capital for labor. Where capital is abundant supply, use of automatic machines and other sophisticated equipment is both rational and justified. Actually हमारे इंडिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखने जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा लेबर अवेलेबल है. तो इंडिया में अगर काम करवाना है तो हमें लेबर्स को यूज़ करके काम करवाना चाहिए. बट क्या होता है, जितने भी लोग हैं जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं या फैक्ट्री के जो मालिक है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा जब आ जाता है तो वो लेबर रखने से ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद उन लोग सोचते हैं कि अगर हम कोई मशीन लगवा दें, ऑटोमेटिक मशीन्स. उनके पास पैसा भी बहुत होता है सो दे थिंक दैट वाई शैल वी नॉट पुट ऑटोमेटिक मशीन. हम एक ऑटोमेटिक मशीन लगा देंगे तो जहाँ पे मैं 50 लेबर से काम करा पा रहा हूँ वहीं पे कम खर्चे में 50 लेबर की जगह मेरा एक मशीन सारा प्रोडक्शन कर देगा जो 50 लेबर मिलकर करते थे. एंड ये किफ़ायती भी होता है बिकॉज इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है या फिर कोई ऐसा फ्यूल यूज़ होता है जिसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है. एंड 50 लेबर को सैलरी देने जाए उसके हाफ से हाफ प्राइस में मशीन के साथ काम करवाया जा सकता है विच गिव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज़ द मेन रीज़न कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है. बट इन इंडिया दिस पॉलिसी रिजल्ट इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट. ये बाकी कंट्रीज़ के लिए ठीक है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जहाँ पे लोगों की संख्या कम है, वहाँ पे मशीन्स यूज़ किया जा सकता है. बट इन इंडिया वी शैल नॉट यूज़ टू मच मशीन इट बिकॉज इट गिव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट.
देन वी हैव लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके की स्कीम्स प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे लोगों को मालूम पड़े कि उनके लिए क्या बराबर है, उन लोग किस जॉब को सीखना चाहते हैं, एंड गवर्नमेंट उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, विच इज़ द रीज़न कि इंडिया में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज विच आर कंपैटिबल टू इंडियन इंडस्ट्री आर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर, सो देर इज़ अ breadth of skilled मैन पावर नीडेड by एनी इंडस्ट्री। वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनका लिटरेसी रेट बहुत कम है एंड उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ कुछ नहीं करती है कि चलो इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाया जाए। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती है एंड दैट्स वाई इंडिया में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। Expectation toward employment. Educated youth in India aspire for white collar job. There is lack of innovative and entrepreneurial spirit to organize economic activity where they can be self एम्प्लॉयड। अभी क्या होता है, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की रहती है और अगर उनको कोई ऐसा जॉब ऑफर किया जाए जो कि बहुत लो लेवल का है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जॉब मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है, फिर मैं इतना छोटा जॉब क्यों करूँ। एंड दे ऑलवेज थिंक फॉर अ वाइट कॉलर जॉब, मतलब बड़ा जॉब, मैनेजर लेवल पे, बिजनेस लेवल पे कोई जॉब करना। एंड हमारे इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं हो सकते, बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है जो कि बच्चों के पास नहीं होता है। ग्रेजुएट प्रीफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड till they get a job which is up to their expectation in terms of salary and nature of work। तो जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनको जॉब मिलने के बाद भी जब उनको कोई छोटा जॉब मिलता है वो फिर भी उस जॉब को ठुकरा देते हैं, जॉब नहीं करते, बिकॉज वो एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा जॉब जिसमें उसकी सैलरी ज़्यादा हो और नेचर ऑफ वर्क भी डिफरेंट हो, रिस्पेक्टफुल जॉब हो। सो दैट्स वाई देर इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। Then we have seasonal nature of agriculture. So the agriculture in India is seasonal by nature. Agriculture seasonal है, जिस टाइम पे एग्रीकल्चर का सीज़न होता है एग्रीकल्चर को उसी टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता है, बाकी सीज़न लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मनसून, जितना ज़्यादा बारिश अच्छी होगी उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर अच्छा होता है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, poor soil fertility, outdated production technique, non-availability of certified seed and fertilizers are the factor that reduces the capacity of agriculture for the gainful employment throughout the year। अगर पानी बराबर ना मिले, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाए, मशीन्स और टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं वो आउटडेटेड हो, हमारे पास सर्टिफाइड सीड्स और फर्टिलाइज़र नहीं हो, तो एग्रीकल्चर को प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता एंड पीपल बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। The laborer are employed only for few months in a year. For the rest of the year, the labor force remain jobless. जिस 3 या 4 महीने एग्रीकल्चर किया जाता है, सिर्फ उसी टाइम पे लेबर्स को बुलाया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। बाकी का जो 7-8 महीना बच जाता है, वो 7-8 महीने के लिए वो लोग वापस जॉबलेस हो जाते हैं। Then we will move forward। स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसके वजह से हम एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते। द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी स्लो। inadequate irrigation facilities, fertilizer, unsatisfactory growth of infrastructure are all due to inadequate industrial expansion। इंडस्ट्रीज जिस जगह पर होती है उस जगह पर ही चीज़ें अच्छी होती है, रोड फैसिलिटी एंड एवरीथिंग प्रॉपर होता है, बट जहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं होती वहाँ का रोड फैसिलिटी बराबर नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, जिसके वजह से इंडिया का इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैव नॉट इंक्रीज्ड इनफ इन रूरल सेक्टर टू एब्जॉर्ब द ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स। स्पेशली अगर हम बात करें तो रूरल एरिया जो होता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। देन माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। There has been a continuous migration of people from rural to urban areas in search of job। लोगों को गांव में जॉब नहीं मिलती है तो लोग शहर आके जॉब ढूंढते हैं। This has increased the problem of unemployment in urban area।
तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक टाइम पे, एंड जितना ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं लोग, उसके हिसाब से कुछ लोगों को जॉब मिलती है और बाकी सब अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं. सो रूरल एरिया में भी अगर जॉब मिलना स्टार्ट हो जाए तो अर्बन एरिया के ऊपर से जॉब का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. नाउ वी हैव सम इफेक्ट. अनएम्प्लॉयमेंट के दो इफेक्ट होते हैं. इकोनॉमिक इफेक्ट, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो जाता है, हम अलग अलग स्कीम्स बना नहीं पाते, गरीबी आ जाती है और देश का इनकम जो है कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा चला जाता है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं. इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ जो होता है वो कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है और कुछ सेक्टर में ग्रोथ बहुत कम होता है. हाई डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो एम्प्लॉयड लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं. सोशल इफेक्ट क्या क्या होता है, टेंशन और अनरेस्ट, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं. लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, एंड सम पीपल बिकम्स वेरी मच हेल्पलेस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. पार्ट 2 का सेकेंड टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग. स्पेसिफिक मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो गवर्नमेंट अलग अलग मेजर्स ले रहा है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है. तो कौन से वो मेजर्स है, लेट्स सी. The first measure that is taken by government is Employment Guarantee Scheme, जिसका short form है EGS. Employment Guarantee Scheme was first introduced by Government of Maharashtra on 28 March 1972. इस स्कीम को सबसे पहले यूज़ किया गया था 28 मार्च 1972 को, और इसको स्टार्ट किया था महाराष्ट्र स्टेट ने. दिस स्कीम वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पॉपुलेशन एंड देयरबाय सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी. इस स्कीम को स्पेशली बनाया गया है गांव के लोगों के लिए. गांव के जितने भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स किए गए थे इस स्कीम के अंदर. अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट एश्योर्स टू प्रोवाइड मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इसमें कहा गया था कि जो भी गांव में रहने वाले लोग हो उनको एटलीस्ट एक जॉब, तो पूरे लाइफ टाइम पे उनको एक जॉब प्रोवाइड ज़रूर किया जाएगा, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा. Due to its success in Maharashtra, EGS was implemented in other states as well. महाराष्ट्र में सक्सेसफुल होने के बाद अलग अलग स्टेट में भी इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है. देन वी हैव स्वर्ण जयंती ग्राम सर्वरोजगार योजना. ठीक है, तो इसके तहत क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SGSY. द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1999. याद रखना स्टूडेंट्स, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अप्रैल 1999 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अलाइड स्कीम. इट इज़ ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम फॉर रूरल पुअर इन इंडिया. इसके तहत लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सिखाया जाता था, मतलब गाँव के लोगों को कैसे वो लोग खुद के घर पे कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बिजनेस छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं जिससे उनको अच्छा खासा इनकम मिल सके. दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दिलाना. देन देयर वाज स्वर्ण जयंती सहहरी रोजगार योजना. इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इन दिसंबर 1997. इट प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयड. तो शहर में जो लोग हैं, 1997 में स्कीम को स्टार्ट किया गया, शहर के जितने भी लोग होते थे जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है या फिर अनएम्प्लॉयड है उनको जॉब प्रोवाइड किया जाता था. इट इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें लोगों को बिजनेस के टेक्निक सिखाए जाते थे. वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स को अलग अलग टेक्निक सिखाई, लाइक स्टीचिंग, ब्यूटी पार्लर कोर्स, कुकिंग कोर्स, ऐसी टेक्निक सिखाई जाती थी. स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. फॉर दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स 75% ऑफ द कॉस्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर 25% ऑफ द कॉस्ट. इसके लिए 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देता था पैसा, इसके पीछे जो भी पैसा खर्च होता था 75% गवर्नमेंट देता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 25% कॉस्ट देता था स्टेट गवर्नमेंट. Then we have प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY.
दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस 1933. इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 1993 से, टू क्रिएट एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मोर देन 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ. जो लोग गांव शहर दोनों में एजुकेटेड है बट देन ऑल्सो दे डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट, उनको गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम के जरिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. Then we have fifth one, that is training rural youth for self-employment, TRISEM. It is initiated in 1979 with the objective of tackling unemployment problem among the rural youth. It aimed at training 2 lakh rural youth every year to enable them to become self-employment. इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को जॉब नहीं प्रोवाइड किया जाता बल्कि बच्चों को सिखाया जाता है. अलग अलग टेक्निक, प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं, अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं जिससे वो खुद अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं. TRISEM has merged into स्वर्ण जयंती ग्राम सर्वरोजगार योजना in April 1999. मतलब इसको मर्ज कर दिया गया था, ये मिल चुका था सर्व जयंती ग्राम सर्व रोजगार योजना, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा. ये दोनों स्कीम एक साथ चलने लगा. जवाहर रोजगार योजना, JRY. On 1st April 1989, government announced a new wage employment scheme, the Jawahar Rozgar Yojana, for intensive employment creation in 120 backward district. It was restricted to rural areas with effect from April 1999. It was renamed as Jawahar Gram Samruddhi योजना. इस योजना को बनाया गया था जिसके अंदर 120 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया था जहां पे बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं था, एंड गवर्नमेंट ने एम किया था कि इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. लास्ट में इसको स्टार्ट किया गया था 1989 में, बट 1999 में इसका नाम चेंज करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना दिया गया. देन वी हैव 7th वन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में. National Rural Employment Guarantee Scheme has renamed as महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. नाम चेंज करके अब ये नाम रखा गया है. दिस स्कीम प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days of guarantee wage employment in a financial year to least one member of every rural household whose adult member voluntary to do unskilled manual work. इसके तहत ये प्रोग्राम बहुत खास है. इसके तहत जितने भी गांव में लोग हैं, हर घर से एक इंसान को जॉब प्रोवाइड किया जाएगा. 100 days का जॉब प्रोवाइड किया जाएगा. अगर उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, उसको कोई स्किल्स नहीं आता है, तो भी उसको ऐसा जॉब दिया जाएगा जिसमें मैनुअल वर्क होता है, एंड 100 days का एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी प्रोवाइड किया जाएगा. सो दिस स्कीम इज गुड. देन वी हैव अदर स्कीम. वी विल गो टू 8th वन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, which was established in the year 2014. It is the most important placement-aligned skill training program under the Ministry of Rural Development, announced on September 23, 2014. इसको स्टार्ट किया गया था और ये सबसे ज़्यादा स्किल ट्रेनिंग, मतलब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्किल ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम था. इसमें भी बच्चों को ट्रेनिंग्स दिए जाते थे, सिखाए जाते थे. Mission of this scheme is to reduce poverty as well as provide gainful and sustainable employment throughout regular wages. To focus this program on the rural youth from poor families in the age 15 to 35 years. इस स्कीम का जो मेन जो उपभोक्ता थे, जो इसको उपभोग कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो थे 15 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच के यूथ, जिनको साथ में लिया जाता था और इनको इकट्ठा करके एक जगह पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता था. अलग अलग स्किल्स सिखाए जाते थे, एजुकेशंस दिए जाते थे और उनको जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था. Then we have 9th one, National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015. ये फर्स्ट
national policy on skill development notified in 2009 to promote private sector participation via innovative funding model. Objective of this scheme is to coordinate and strengthen factor essential for growth of entrepreneurship across the country. जो हमारे देश के छोटे छोटे बिजनेसमैन्स थे, जो बहुत छोटे लेवल पे, कोई पापड़ की इंडस्ट्रीज है, किसी का कपड़े का कोई इंडस्ट्री है, तो ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको हम आगे हाई लेवल पर, नेशनल लेवल पर लेके जाएंगे बाय प्रोवाइडिंग देम फंड्स, बाय प्रोवाइडिंग देम लोन. उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा एंड दे कैन ग्रो एंड दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इंडिया. एंड इसके जगह पे इन्होंने अलग अलग तरह के फंडिंग मॉडल्स बनाए. मतलब कैसे हम इन सेक्टर्स को फंड प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट और लो चार्ज ऑफ इंटरेस्ट. इसमें सबसे पहले था प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वायबल करियर ऑप्शन थ्रू एडवोकेसी एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन. वुमेन्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया था. वुमेन्स कैन ऑल्सो डू एम्प्लॉयमेंट. Then we have Startup India initiative. This was introduced in January 2016 with an aspiration to impart more strength and inspiration to talented young generation of India to do something new for India and humanity. जिसके तहत बच्चों को अलग अलग आइडियाज़ प्रोवाइड किए जाते थे एंड बच्चों के अंदर से आइडियाज़ को निकाले जाते थे एंड इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए. जोमेटो, ऊबर, दीज ऑल आर द रीज़न कि इंडिया में हम इतने सारे अलग अलग तरह के इनोवेटिव आइडिया वाले बिजनेसेस को देख पा रहे हैं. दीज आर ऑल द रीज़न ऑफ स्टार्टअप्स. इनको स्टार्टअप्स कहा जाता है. आज ये स्टार्टअप्स बड़ी बड़ी कंपनीज बन चुकी है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दिस ऑब्जेक्टिव, इसको स्टार्ट किया गया था 2016 और 2020 के बीच में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम. गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ बजट ऑफ 12,000 करोड़ टिल 2020 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. इसके तहत बच्चों को अलग अलग टेक्निक्स सिखाए जाते थे, अलग अलग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती थी. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन फॉर गर्ल्स, कुकिंग, स्टिचिंग, ब्यूटी पार्लर, ऐसे कुछ कोर्सेज सिखाए जाते थे. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स उनको पैसा मिलता था. मतलब कोर्स करने के बाद उनको उल्टा रिटर्न में पैसा मिलता था. कुछ उनको पैसा मिलता ताकि वो लोग खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाए आगे चल के, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था टिल 2020 का ये डेटा है. एंड दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द होल 7th चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड. आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि वाई देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या मेजर्स ले रही है. तो ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया है. तो आपका होमवर्क क्या होगा, इस लेसन को अच्छे से रिवाइज करना है. जब हमारा फिजिकल क्लास स्टार्ट होगा सारा चीज़ों का टेस्ट होगा, एज वेल एज आपके कॉलेजेस के एग्जाम के डेट्स आर ऑल्सो कमिंग नियर. सो स्टार्ट डूइंग स्टडी, स्टे सेफ एट होम. विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड विथ अ न्यू lecture. Thank you.